हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के अंदर साइंस की लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जितने भी क्वेश्चन बन पा रहे हैं केमिस्ट्री के, वो हम कंप्लीट करेंगे। इन एमसीक्यू को अगर हम कर लेते हैं तो इनसे बाहर एमसीक्यू नहीं आ सकते हैं। सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यहीं पर करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, उनके लिए भी हम अलग अलग वीडियो लेकर के आएंगे। सबसे पहले हम केमिस्ट्री के एमसीक्यू करते हैं। इससे अगले वीडियो के अंदर हम बायोलॉजी के सारे जीव विज्ञान के सारे एमसीक्यू करेंगे। उसके बाद फिजिक्स के बचे हुए सारे एमसीक्यू एक साथ में करेंगे। और उसके बाद में सभी के सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन यानी शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वो सभी भी एक सीरीज से करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बोला जाता है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ रिएक्शन दे रखी हैं। वैसे तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर आएगा, लेकिन फिर भी एक बार इसको जल्दी से देख लीजिए। शुरुआत करते हैं पहले के अंदर। तो इसके अंदर देखो, लेड और कॉपर क्लोराइड आपस में रिएक्शन करते हैं। तो कौन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ये आपको बताना है। लेड ने यहाँ पर कॉपर की जगह ले ली, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया हो गई, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। ऑक्सीकरण को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसके बाद में अगली जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन है। तो जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन यहाँ पर निकल चुका है और जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन यानी अपचयन यहाँ पर इसका हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इनको बताना है आप लोगों को। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर आप देखोगे कि जिंक ऑक्साइड जो है वो कार्बन के साथ में रिएक्शन करता है। तो कार्बन का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण, और जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन हो जाता है। अपचयन और ऑक्सीकरण अगर साथ में होते हैं तो उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया है कि कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाया गया है, और इसके बाद में यहाँ पर क्या बोला गया है, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाई गई है और कॉपर प्लस H2O बना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल चुका है, कॉपर में कन्वर्ट हो गया, H2 के अंदर O जुड़ गया यानी H2O बन गया। इसलिए यह भी क्या होगी, एक रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। कॉपर सल्फेट के अंदर हम जिंक डालते हैं तो ये बनता है जिंक सल्फेट और कॉपर, इसलिए यह रिएक्शन हो जाती है विस्थापन अभिक्रिया। क्यों हो जाती है, क्योंकि कॉपर की जगह जिंक चला जाता है और जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया हो गई। अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर ध्यान से देखोगे आप लोग तो सेम ही रिएक्शन दिखाई दे रही है। यहाँ पर फेरस इस कॉपर की जगह चला जाता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसलिए यह भी विस्थापन अभिक्रिया कही जाएगी। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है 7 वाला, उसके अंदर AgNO3 और KCl। इसमें आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि जो पोटेशियम है वो तो किसकी जगह चला गया, Ag की जगह चला गया, और Ag जो है वो इस पोटेशियम की जगह आ गया, यानी कि 2 बार विस्थापन हुआ है, इसलिए हम इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। उसके बाद में अगली रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर 8 वाले के अंदर कॉपर ऑक्साइड और H2O आपस में मिलते हैं और साथ में उष्मा निकलती है। उष्मा निकलती है, उस अभिक्रिया को हम लोग उष्मा क्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फेरस सल्फेट जो है उसको अगर हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो ये 3 भागों में टूट जाता है, Fe2O3, SO2 और SO3 के अंदर टूट जाता है। और इसलिए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इंटू 2 और मोर प्रोडक्ट, इसलिए इसको हम बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया यानी कि डीकम्पोजिशन। अगली रिएक्शन के अंदर क्या है, लेड ऑक्साइड को गर्म करने पर यह भी टूट जाता है, यानी वियोजन इसका हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया हो गई, या फिर बोल सकते हो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसके अंदर क्या है, सोडियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट के साथ में रिएक्शन की गई है। सोडियम यहाँ पर चला गया और बेरियम और सोडियम की जगह चला गया, 2 बार इसका विस्थापन हुआ है। एक चीज़ और बता दूँ आपको, ये रिएक्शन जो है ये पूरी तरीके से सही नहीं है। यहाँ पर जो SO4 दे रखा है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, Cl2 आना चाहिए, फॉर्मूला बनेगा BaCl2,
और आगे जा कर के बन जाएगा BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, इस तरीके से है। और इस प्रकार की रिएक्शन को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, या फिर इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया भी यह हो सकती है। अवक्षेपण अभिक्रिया, क्योंकि इसके अंदर एक अवक्षेप बन रहा है इसलिए अवक्षेपण अभिक्रिया है। साथ में यह क्या सी है 11 की जो है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया भी हो सकती है। आपको यहाँ पर द्विविस्थापन सही किया हुआ है, लेकिन दोनों ही तरीके से हम लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, दोनों ही आंसर सही करना पड़ेगा। बाद में बात कर लेते हैं। एक चीज़ और बता दूँ, इसके अंदर यहाँ पर अगर ऐसे लिखा होता तो यह पक्का अवक्षेपण होती, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसे नहीं लिखा है, यानी सॉलिड नहीं लिखा, इसलिए इसको क्या बोला गया है, द्विविस्थापन बोला गया। इसका कारण है, कारण के बिना कुछ नहीं होता, हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है। बात कर लेते हैं PbO प्लस कार्बन। तो PbO के अंदर कार्बन जोड़ा गया है तो क्या बन रहा है, Pb अलग चला गया, कार्बन ऑक्सीजन को लेकर के चला गया है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर तो कार्बन का तो ऑक्सीडेशन हुआ है जबकि इसका लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। अब बात कर लेते हैं 13 FeO3 प्लस एल्यूमिनियम। ये वो वाली रिएक्शन है थर्मिट रिएक्शन। ठीक है, थर्मिट रिएक्शन के अंदर हमने बोला एल्यूमिनियम फेरस की जगह चला जाता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, और फेरस यहाँ पर बनता है लिक्विड स्टेट के अंदर। अगर यहाँ पर लिक्विड होता तो यहाँ पर पक्का थर्मिट रिएक्शन होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल कुछ स्टेट नहीं दे रखी, एल्यूमिनियम ने फेरस को विस्थापित किया है, इसलिए हम इसको विस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे हम इसको, क्योंकि लिक्विड नहीं दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है MnO2 प्लस HCl, यहाँ पर MnCl2 प्लस H2O, और ये बन रहा है। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा MnO2 जो है इसका मैग्नीशियम क्लोराइड में अपचयन हुआ है और HCl का ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, ऑक्सीकरण हुआ है, इसलिए दोनों ही हो रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई फिर से। और अगला क्वेश्चन लास्ट एंड फाइनल है 15 का, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और ये बनता है, तो एक ही चीज़ टूट करके दो भागों में और उत्पाद बना रहे, दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन का मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आ जाते हैं MCQ के अंदर, और सारे के सारे MCQ आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे इन चीज़ों को और उसके बाद में जवाब देंगे। बात आती है पहले क्वेश्चन की। इसके अंदर बोला गया है कि अब देखिए आप ध्यान से, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो MgO में होने वाला परिवर्तन कौन सा है। MgO में होने वाला परिवर्तन है MgO में कन्वर्ट हो गया, यानी ऑक्सीकरण हो गया उसका। PbSO4 का PbS में परिवर्तन होना, PbSO4 का PbS में कन्वर्ट होना यानी ऑक्सीजन का निकलना। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अपचयन यानी कि रिडक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है PbO प्लस कार्बन। ऐसा ही ऊपर क्वेश्चन करके आए हैं हम लोग, इसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, पहले इसमें बोल रहा है शीशा अपचयित हो रहा है क्या, लेड संबंध में असत्य कथन यानी फॉल्स स्टेटमेंट पता करना अपने को। पहला तो सही है, सॉरी पहला स्टेटमेंट गलत है, और CO2 अपचयित हो रहा है, दूसरा भी स्टेटमेंट गलत है। कार्बन अपचयित हो रहा है यानी कार्बन का रिडक्शन हुआ है। हाँ, एक मिनट, चलो देखते हैं दोबारा। फॉल्स स्टेटमेंट इसमें पता करने हैं, तो इस अभिक्रिया के संबंध में असत्य है। पहले बोल रहा है शीशा अपचयित हो रहा है क्या, नहीं शीशा नहीं हो रहा, लेड ऑक्साइड हो रहा है, पहला स्टेटमेंट गलत। CO2 उपचयित हो रहा है, उपचयित का मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, CO2 ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसके बाद में कार्बन उपचयित हो रहा है यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाँ हो रहा है। लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है, A और B वाले हैं, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा, A और B वाला। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, श्वसन एक अभिक्रिया है, बताओ ऊष्माक्षेपी है क्या। बिल्कुल सही बात है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऐसा क्वेश्चन भी है NCERT बुक के अंदर कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा गया, वाई रेस्पिरेशन कंसिडर एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी है जिसमें हीट अब्जॉर्ब की जाती है। देखो भाई, कार्बन फ्यूल है, हाइड्रोजन भी फ्यूल है, और ये एक एल्कोहल है, ये भी फ्यूल है। फ्यूल को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाई गई है। ऑक्सीजन से रिएक्शन का मतलब होता है बर्निंग,
अगर कोई फ्यूल है तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा, ये भी हीट प्रोड्यूस करेगा। बच गया कौन? नाइट्रोजन, जो कि एक नॉन मेटल भी है। ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा, जबकि हीट को अब्जॉर्ब करेगा, और अब्जॉर्ब करेगा तो उसमें शोषीय अभिक्रिया हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। बाद में बात आती है क्वेश्चन नंबर 6 की। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर होने वाली अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया किस प्रकार से है? फेरस सल्फेट यानी FeSO4 को जब हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो वो क्या करेगा? टूटेगा, टूट करके Fe2O3 बनाएगा, और साथ में क्या करेगा? SO2 गैस और SO3 गैस बनाएगा। ठीक है, लेकिन आप ये बताओ मेरे को, किस प्रकार का है? हीट देने वाले को थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, यानी कि उष्मीय वियोजन इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उष्मीय वियोजन। क्वेश्चन नंबर 7, अम्लवक क्षार की परस्पर अभिक्रिया से लवण और जल बनता है, उष्मा भी मुक्त होती है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी एसिड और बेस की रिएक्शन पूछी गई है। एसिड और बेस की रिएक्शन तो हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसके अंदर बोला गया है सोडियम प्लस ऑक्सीजन Na2 उपरोक्त अभिक्रिया है, यानी कि इन दोनों की रिएक्शन करवाई गई है, तो क्या बनेगा? ये ऑक्सीडेशन है ये। ठीक है, सोडियम का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, लेकिन अपने को इसमें बताना पड़ेगा ऑक्सीडेशन, सोडियम का ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन को हम उपचयन बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने ये कंप्लीट MCQ कर लिए हैं। बात कर लेते हैं अब चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो MCQ आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी के सभी हम करेंगे। केमिस्ट्री के अपने को कंप्लीट करने हैं आज, तो इसी वीडियो के अंदर चलो देखते हैं। जिप्सम को कितने ताप पर हम गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? तो हम बोलेंगे 373 केल्विन के ऊपर गर्म करने पर क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात आती है कि आशुद्ध जल के पीएच का मान कितना होता है, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उस मटेरियल का नाम बताओ जो क्लोरीन से रिएक्शन करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, यानी विरंजक चूर्ण बनाता है। तो ये कौन बनाता है? ये वाली चीज़ है, ये क्लोरीन से रिएक्शन करती है और ब्लीचिंग पाउडर बना लेती है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखो, धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट में क्रिस्टलन जल के कितने अणु होते हैं? अगर आपको पता हो तो वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O। इसलिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं यहाँ पर? 10 हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर 4। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो एसिडिटी होती है उसका उपचार करने के लिए एंटासिड ये रहा ऑप्शन नंबर सी के अंदर। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दांतों के इनेमल का क्षय प्रारंभ हो जाता है जब मुंह का पीएच का मान कितना होता है? 5.5 से कम हो जाता है। अच्छा ये बताओ, अगर रेन वाटर का जो पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाता है तो क्या बोलते हैं उसको? एसिड रेन बोलते हैं। सही है। आपको बहुत बार मैंने वीडियो के अंदर और वैसे भी बताया हुआ है कि ये जो फॉर्मूला है इनमें से एक क्वेश्चन 100% आता है, हर बार आता है एग्जाम के अंदर, चाहे वो नॉर्मल जो नेम है वो दे करके, कॉमन नेम दे करके फॉर्मूला पूछ ले, या फिर केमिकल नेम पूछ ले, या फिर फॉर्मूला दे के फिर उसका कॉमन नेम पूछ ले। इस तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इनके सबके पता होना चाहिए। ज़्यादा नहीं है, 5 ही हैं, पाँचों के बारे में पता होना चाहिए। बेकिंग सोडा जो होता है उसको फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही इसका केमिकल नेम हो जाता है। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तीसरे नंबर पर कास्टिक सोडा जिसको हम NaOH बोलते हैं, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नाम बोलते हैं। वॉशिंग सोडा जो होता है उसका वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछे तो Na2CO3.10H2O भी लगा के आ जाना। ठीक है, और इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, 10 का मतलब होता है डेका, H2O का मतलब हाइड्रेट। 5 का दे रखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, जिसको हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी अर्ध हाइड्रेट भी बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हम यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यानी कि ये भी शॉर्ट आंसर टाइप में ही है एक तरीके से, तो इसको भी देख लेते हैं फटाफट। H+ आयन की ऋणात्मक लघुगण को क्या कहते हैं, यानी नेगेटिव जो लॉग होता है उसको क्या बोलते हैं? तो हम उसको बोलते हैं pH बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में नींबू का अचार जो होता है उसको एल्यूमिनियम धातु के पात्र में रखने पर क्या होगा? तो उससे नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? क्योंकि उसमें अपने को विषैले पदार्थ बन जाएंगे, यानी कि जो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं वो बन जाते हैं, और बाद में हम अगर उस अचार को खाएंगे तो फिर अपने को नुकसान हो सकता है, जान भी जा सकती है।
रखने पर क्या पदार्थ बनता है, विषैले पदार्थ बनते हैं। कौन से पदार्थ बनते हैं, विषैले पदार्थ। उसके बाद में नेटल जो पौधा होता है एक, उस पौधे के अंदर एक अम्ल मिलता है। नेटल का पौधा होता है, उसके अंदर क्या मिलता है, एक एसिड मिलता है। उस एसिड का नाम बताना आपको। नेटल के डंक के दर्द को किसकी पत्तियों रगड़ कर उदासीन किया जा सकता है, डोक पौधे को रगड़ करके सही किया जा सकता है। कौन सा अम्ल मिलता है इसके अंदर, फॉर्मिक एसिड। बाद में बात आती है 4 का क्वेश्चन, अम्ल के लिटमस पत्थर को लाल रंग तथा क्षार को के लिटमस पत्थर को नीला कर देता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अम्ल जो होते हैं वो नीले रंग के लिटमस को, और क्षार जो होते हैं यानी बेस जो होते हैं वो छालनी यानी लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लाल को नीला कर देते हैं, लाल रंग के लिटमस पर को। तो शुरुआत में क्या आ जाएगा, नीले रंग का, और बाद में लाल। 5 का है, अम्लीय पदार्थों का पीएच मान 7 से कम होता है, जबकि क्षारीय पदार्थों का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्ल क्या होते हैं, एसिड। एसिड को हम कैसे पहचानते हैं, नीले। एसिड जो होते हैं वो नीले को क्या कर देते हैं, लाल, ब्लू को रेड कर देते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन, ये हम उसमें देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप के अंदर। चैप्टर नंबर 3 के अंदर आ जाते हैं, और चैप्टर नंबर 3 के अंदर क्या है, पहला क्वेश्चन देखो आप लोग। पहला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप क्यों किया जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है कि भी 2 चीज़ों में से एक का यूज हम लोग कर रहे हैं, तो एक का यूज जो कर रहे हैं ना, उसके अंदर ये रीज़न लगा दो कि वो चीज़ कम रिएक्टिव है। कम रिएक्टिव है तो खाने की चीज़ों से रिएक्शन नहीं करेगी, खाने की चीज़ों से अभिक्रिया नहीं करेगी, तो फिर वो खाने की चीज़ खराब भी नहीं होगी और हमें नुकसान भी नहीं होगा। तो इसलिए इसमें ये लाइन, ये ऑप्शन ढूंढो जिसके अंदर ये दिया हो कि टिन का जो भी मटेरियल होता है, टिन लेस रिएक्टिव होता है, यानी कम रिएक्टिव होता है। तो टिन की अपेक्षा जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये सही बात है। टिन की अपेक्षा जिंक गलनांक नहीं, गलनांक की बात नहीं करती। टिन की अपेक्षा जिंक कम नहीं, टिन कम होना चाहिए। तो टिन की कम की बात यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में की गई है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाएगा। बाद में बात आती है, विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए कौन सी मिश्र धातु को प्रयोग करते हैं। सबको पता है सोल्डर का यूज करते हैं, सोल्डर ये रहा पहले ही ऑप्शन में। बाद में बात आती है, सोल्डर मिश्र धातु का गलनांक बहुत कम होता है, इसमें शामिल है। अच्छा, मेल्टिंग जो पॉइंट होता है वो कम होता है, लेकिन इसको बनाने में 2 चीज़ें काम आती हैं। कौन कौन सी, एक तो लेड यानी Pb, और एक टिन यानी Sn। तो लेड और टिन ये रहा। कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप कौन सा है, क्रिस्टल। कार्बन का क्रिस्टल तीनों ही होते हैं, तो तीनों होते हैं, मतलब उपरोक्त सभी आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं, स्टेनलेस स्टील में आयरन के साथ किन किन को मिलाया जाता है। तो आयरन के साथ में 3 चीज़ें होती हैं, आयरन, निकल और क्रोमियम। तो निकल क्रोमियम कौन से में बच गए, ये रहे ऑप्शन नंबर पहले के अंदर ही। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। एक ही अधातु है जो ब्रोमीन है, वही लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, तो ब्रोमीन इसका सही आंसर हो जाएगा। धातु जो कमरे के ताप पर द्रव पाई जाती है वो है पारा यानी मर्क्यूरी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। जो नॉन मेटल होते हैं वही एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। नॉन मेटल इसमें कार्बन ही है, कार्बन की जगह नाइट्रोजन होता तो वो भी सही होता। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर तीनों नॉन मेटल हैं, जिनके ऑक्साइड जो होंगे वो एसिडिक होंगे यानी अम्लीय होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। वायु में लंबे समय तक उद्भासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं, यह किसके बनने से होता है। ये सीधी सी बात है, सिल्वर की चीज़ें काली क्यों पड़ जाएंगी। 3 चीज़ें आती है अपने, याद रखना, फेरस, Ag यानी सिल्वर, और एक चीज़ है कॉपर। फेरस जो होता है वो वायुमंडल में पानी से और CO2 से रिएक्शन, सॉरी CO2 नहीं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। ठीक है, और सिल्वर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक सल्फर से या फिर बोल दो H2S से रिएक्शन करता है और क्या बनाएगा, Ag2S बनाता है। ठीक है, Ag2S बनाता है। कॉपर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक CO2 से रिएक्शन करेगा और CuCO3 बनाता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का होता है, और ये जो मिलेगा तो रस्ट बनेगी जो ब्राउन कलर की होती है। तो अपने को सिल्वर के बारे में पूछा गया, तो सिल्वर क्या बनाएगा, Ag2S बनाएगा। Ag2S कौन से में है, इस वाले ऑप्शन के अंदर, 3 वाले ऑप्शन के अंदर है। ये लो, एक और एरिया में सबको पता है 3:1 होता है HCl और HNO3 का।
कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाती है, यह जल में विलेय है, यह तत्व क्या है, हो सकता है भाई धातु है पहली बात, तो इसमें कार्बन सिलिकॉन ये तो धातु है ही नहीं, तो ये तो वैसे कट गए ऑप्शन। और फेरस जो होता है वो जो ऑक्साइड बनाएगा वो जल में घुलनशील है नहीं, उच्च गलनांक भी नहीं है उसका, तो ये भी नहीं होगा। तो बच गया कौन, कैल्शियम, जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और जल में ये घुल सकता है, जल में घुल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसको लाइम वाटर बोलते हैं फिर हम लोग। अगला क्वेश्चन है लास्ट इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से आयनिक यौगिक नहीं है, NaCl तो है, KCl भी है और AgCl भी है, कार्बन कभी भी आयन नहीं बनाता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से रिक्त स्थानों की पूर्ति भी कर लेते हैं। चलो हम फिल इन द ब्लैंक्स वाले, धातु तथा अधातु में इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर यानी आदान प्रदान से बने यौगिक को क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से समांगी मिश्रण यानी कि होमोजाइगस मिक्सचर, होमोजाइगस मिक्सचर से क्या बनता है, मिश्र धातु यानी कि अलॉय बनते हैं। तीसरा है इसके अंदर, आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि अपोजिटली चार्ज आयन जो होते हैं, विपरीत आवेश होते हैं, उनके बीच में मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स। क्या होगा, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मजबूत और कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 4 से हम MCQ लेकर के आ रहे हैं, उससे करते हैं, चलो देखते हैं। हाँ बताओ, एथेन यानी C2H6 में सहसंयोजक आबंध कितने हैं भाई, 6 तो क्या हो गई, ये हो गए हाइड्रोजन के साथ में, और एक कार्बन कार्बन के बीच में कितने बन गए, सारे के सारे 7 बन गए, तो 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। बेंजीन का अणुसूत्र क्या है, बेंजीन में हमने देखा था कि भाई जितने कार्बन होते हैं उतने ही हाइड्रोजन होते हैं, इस तरीके से बेंजीन बनता है, और बेंजीन के अंदर जितने कार्बन होते हैं उतने ही हाइड्रोजन भी होते हैं, C6H6। एक और स्ट्रक्चर आपने देखी थी इस प्रकार की, जिसके अंदर और एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, उसमें जितने कार्बन होते हैं उतने हाइड्रोजन डबल होते हैं, 6 कार्बन, C6H12 साइक्लोहेक्सेन, C6H6 बेंजीन, तो इसका सही आंसर बेंजीन का क्या हो जाएगा, C6H6। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल का गलनांक होता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है, जो अपना एसिटिक एसिड होता है ना CH3COOH, उसका मेल्टिंग पॉइंट पूछा है, तो मेल्टिंग पॉइंट होता है 290, और अगर कोई बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो 391 केल्विन इसका बता के आना है आपको, ठीक है ना। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, कार्बन परमाणु में पाए जाने वाली मुख्य विशेषताएं हैं जो उसे पृथ्वी पर एक सर्वतोमुखी तत्व बनाती हैं। कार्बन के अंदर 2 ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं, यानी 2 प्रॉपर्टी होती हैं, एक तो टेट्रावेलेंसी यानी चतुसंयोजकता, और एक संरंखलन यानी कि कैटेनेशन। तो 1 और 2 दोनों ही इसका सही आंसर है, दोनों ही प्रॉपर्टी की वजह से वो ज़्यादा कंपाउंड बना पाता है। अगला है, कार्बन के अपर रूप कौन से यौगिक हैं, कार्बन के अपर रूप हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, उपरोक्त सभी है, सारे ही हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, उन तत्वों को कहते हैं हम हेट्रोएटम्स, हेट्रोएटम्स कहते हैं उनको। हेट्रोएटम्स का मतलब क्या होता है, हेट्रोएटम का विषम परमाणु होता है, ठीक है, विषम परमाणु कहते हैं उनको। चलो आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रोपेनोन में उपस्थित क्रियात्मक समूह, नोन लग गया, कीटोन है इसमें तो पक्का ही, कौन सा है, कीटोन। ओहो, उसके बाद में अगला देखो, प्रोपेनेल, एल लग गया मतलब एल्डिहाइड है, कौन सा है, एल्डिहाइड है। CH3CH2OH प्लस O K2Cr2O7 H2SO4, और ये बन जाता है इसके अंदर एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यह है कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण ही है। पहली बात तो ऑक्सीकरण क्यों है पता चला, ऑक्सीकरण इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ गया एल्कोहल में,
और 2 ऑक्सीजन आ गए, ठीक है, इसलिए ऑक्सीकरण हो गया। अगला क्वेश्चन है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। ब्यूटेनॉन में उपस्थित क्रियात्मक समूह, नॉन लग गया मतलब कीटोन है, पक्का ही कीटोन है। और एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, और इसके अंदर क्या लग जाएगा, केवल CnH2n, ठीक है। और देखो ध्यान से, इसके अंदर तो लग जाएगा CnH2n और इसके अंदर आ जाएगा CnH2n-2, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। उसके बाद में बात आती है ब्यूटेनोइक अम्ल में उपस्थित क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनोइक अम्ल मतलब कि ओइक एसिड है, ओइक एसिड मतलब क्रियात्मक समूह है COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इस प्रकार से हमने 4 जो चैप्टर केमिस्ट्री के हैं उनके अंदर कंप्लीट जो MCQ है वो देख लिए हैं। एक ये है, इसको मिला के भी देख लेते हैं, चलो मैच करना है, इनको ध्यान से देखना, एक बार मैं बोलता हूँ ध्यान से सुन लेना तुम लोग तो, है ना। एथेन जो होता है वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगा, एथेन यानी कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही होता है, ठीक है। सेचुरेटेड किसमें, ये रहा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और सेकंड वाला देखना, बेंजीन जो है, बेंजीन क्या है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर यानी एरोमेटिक यौगिक है बेंजीन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। प्रोपाइन, आइन मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, लंबी श्रृंखला विषम परमाणु हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गए। और हेक्सेन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, लंबी श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन। मेथिल एल्कोहल, विषम परमाणु युक्त हाइड्रोकार्बन, ये लो, इस तरीके से मिलाना है। एथेन को किससे मिला दोगे आप, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से, बस इस प्रकार से मिला के और इसको कंप्लीट कर देना है। बाद में आगे वाले क्वेश्चन हम आगे करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास में यहाँ पर प्रेजेंट है, इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ताकि सबको हम करेंगे टाइम लगेगा। अभी हम देख लेते हैं अगले वीडियो के बारे में डिस्कस। अगले वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप नहीं, MCQ कर लेते हैं बायो के, फिर एक और वीडियो के अंदर हो जाएगा फिजिक्स का। 3 वीडियो MCQ के कर लेते हैं, और बाद में जो वीडियो बनेंगे थोड़े लंबे बनेंगे, आपको पेशेंस रखते हुए सबको देखना है, लाइव प्रोसेस वाले के करेंगे। कोई नहीं, जितना भी है, जो भी डाउट अगर आते हैं ना किसी प्रकार के, तो आप कमेंट करेंगे वीडियो के नीचे और मुझे बताएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है। हर एक डाउट को क्लियर करेंगे, एग्जाम में 100% अपने को स्कोर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन तक भी पहुँच पाए और आपकी वजह से किसी और की हेल्प भी हो पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।